प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज क्लास 9 में हम हिंदी में साखियां एवं शब्द के पाठ 5 को पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम बायोलॉजी में वनस्पति जगत के पाठ 3 को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कबीरदास के दूसरे शब्द का अर्थ जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का विषय बिंदु भी यही है कि हम उस दूसरे पद का प्रसंग जानें और उस पद का अर्थ भी जानें। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं ये वीडियो। कबीरदास ने इस पद में ईश्वर की प्राप्ति के बाद क्या कुछ होता है उसका वर्णन किया है। इस रचना में हम कबीर की रचनावली की जो सृजनात्मकता है उसको देख सकते हैं कि कबीरदास ने किस प्रकार सृजनात्मकता का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को एक अलग प्रकार की विशिष्टता दी है। कबीरदास के शब्द में हमें प्रतीकों की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं कबीरदास का यह शब्द। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी, हित चित की धुआं गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुवे ना पानी, कूड़ कपट काया निकसया, हरि की गीत जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। विद्यार्थियों, आइए अब हम इस शब्द का अर्थ जानते हैं। पहली पंक्ति है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। तो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और भ्रम का अर्थ है संदेह, टाटी का अर्थ है घास फूस का आवरण, उड़ानी यानी उड़ गई है, माया यानी मोह और बांधी यानी बांध कर। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ यह होगा कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान रूपी आंधी, किस प्रकार का ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर क्या होता है लोगों को अब पता चल गया है। और इस आंधी से क्या हुआ है, जो भ्रम का आवरण था वह उड़ गया है और मोह जो है, मोह का बंधन भी मुक्त हो गया है। जो व्यक्ति है वह मोह के बंधन से भी मुक्त हो गया है। यहाँ पर कवि ने व्यक्ति के शरीर को एक कच्चे भवन के रूप में देखा है और जो आंधी आई है उससे बुराई थी मनुष्य के मन की, वह समाप्त होने लगी है। उसका वर्णन कवि ने किया है। आगे कवि कहता है, हित चित की धुआं गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। हित का अर्थ होता है स्वार्थ, चित का अर्थ होता है मन, द्व का अर्थ होता है दो, थूनी का अर्थ होता है टेक, गिरानी यानी गिर गई, बलिंडा का अर्थ होता है मोटी बल्ली, तृष्णा का अर्थ होता है लालच, छानी का अर्थ होता है छप्पर, जो घर के ऊपर लगाते हैं उसे छप्पर कहते हैं, कुबधी का अर्थ होता है दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि और भांडा का अर्थ होता है बर्तन। इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ यह निकला कि स्वार्थ और मोह की जो टेक थी व्यक्ति के मन में वह गिर गई है और मोहरूपी जो बलिंडा था, जो मोटी बल्ली थी, वह भी टूट गई है।
और इस आंधी से जो लोगों के मन में लालच का छप्पर था वह भी गिर गया है और कुबुद्धि के रूप में जो बर्तन थे वह भी फूट गए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन भी कवि कर रहा है और साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक रूप भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास के आप देख सकते हैं रचना कौशल, यहाँ पर देख सकते हैं कबीरदास का। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप कबीरदास का रचना कौशल देख सकते हैं। आइए अब हम अगली पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। यहाँ पर जोग का अर्थ होता है योग, जुगत यानी युक्ति, निर्चु यानी तनिक भी, चुवे यानी टपकना, निकस्या यानी निकल गया और जानी यानी समझ में आ गई। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ होगा कि अब जब आंधी से सब कुछ समाप्त हो गया है तो योग और युक्ति से संतों ने एक नया मकान बना लिया है और वह तनिक भी चूता नहीं है, उससे तनिक भी पानी नहीं टपकता। पानी न टपकने का अर्थ है कि उनके मन में बुराई नहीं आ सकती, अब बुराइयों का प्रवेश नहीं हो सकता। कूड़ कपट काया निकस्या, यानी जो कूड़ कपट काया थी यानी जो बुराई थी वह तो निकल गई। और वो कैसे निकली? हरि की गीत जब जानी, जब हरि के गीत समझ में आए, जब हरि का ज्ञान हुआ, जब ईश्वर का ज्ञान हुआ, यानी ईश्वर के ज्ञान से छल कपट समाप्त हो गया। अगली पंक्ति में कबीरदास कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। बूठा का अर्थ होता है बरसना और भीना का अर्थ होता है भीग गया। भान का अर्थ होता है सूरज और उदित भया यानी निकल गया, तम खीना यानी अंधकार नष्ट हो गया। तम का अर्थ होता है अंधकार। कबीरदास कहते हैं कि आंधी के बाद जो जल बरसा उससे क्या हुआ? लोग जो है हरि के प्रेम में भीग गए, यानी ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो गई, ईश्वर का ज्ञान हो गया और आनंदमय हो गए। आगे कवि कहता है कि ऐसा लगा वातावरण जैसे सूरज निकलने से अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान के मन की बुराई समाप्त हो जाती है। कवि ने यहाँ पर ईश्वर की सच्ची पहचान बताई है। ईश्वर की पहचान से क्या कुछ होता है वह बताया है। मुझे आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। इस वीडियो में हमने जाना कि ज्ञान प्राप्ति के पहले और बाद में कैसी कैसी घटनाएं, कैसा कैसा वातावरण बना, कैसा कैसा माहौल बना। इसके बाद कबीर की काव्य कला कैसी है इसका वर्णन भी किया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप घर जाकर जब इस शब्द को पढ़ेंगे तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास कीजिएगा और उसका उत्तर अनुच्छेद के रूप में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दोस्तों। तो आज हम इस अध्याय वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटी को जारी रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछला वीडियो जिसमें हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बारे में चर्चा करी थी वह समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण यानी कि प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है उसका मतलब है, जिम्नो का मतलब है नेकेड यानी कि अनावृत, और स्पर्म्स का मतलब है सीड यानी कि बीज। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं क्योंकि इनके पास नेकेड सीड होते हैं। इनमें आमतौर पर मूल मसला मूल होते हैं और जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे तथा झाड़ियां होती है और जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। तो यह जो वृक्ष जिसका आप चित्र देख सकते हैं यह बहुत ही लंबा वृक्ष होता है। तो आइए चलते हैं और जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला उदाहरण है उसका नाम है पाइनस। यह शाखीय यानी कि ब्रांच्ड होते हैं। इनके पास मसला मूल होती है तथा यह मूल कवक के साथ सहयोग कर लेती है और माइकोराइजा बनाती है। और दूसरा है साइकस। यह अशाखीय यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं और इनके पास प्रवाल मूल होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और इनमें शंकावर पौधे भी आते हैं जिनकी पत्तियां सुई नुमा होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह उस पौधे का चित्र है और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां सुई नुमा है। तो आइए और अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह पाइनस का एक पेड़ है और जो यहाँ पर कोन्स दिखा रहे हैं आपको यह मादा कोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो कोन है वह मादा कोन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नर कोन है जिसमें से वायु द्वारा पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण निकल रहे हैं और पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि परागण हो रहा है। और यह पॉलन ग्रेन्स परागण के बाद मादा कोन पर जाते हैं और धीरे धीरे करके अपना रास्ता तलाश करते हैं अंदर की तरफ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और यह मेगास्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी के तरफ आ जाते हैं और वहां पर यह एक चिपचिपी सतह से जाकर चिपक जाते हैं। कुछ समय बाद जो मेगास्पोरेंजियम है वह एक फ्लूइड उत्पन्न करता है जिससे कि पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं और इससे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग कण होते हैं, वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जाके मेगास्पोरेंजियम से चिपक जाते हैं। और कुछ समय बाद जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वह सिकुड़ जाता है जिससे कि पराग कण वहीं पर सील हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह पोलन ट्यूब बनाते हैं और जो नर युग्मक होता है वह विभाजित होकर दो नर युग्मकों में बदल जाता है और धीरे धीरे करके यह अंदर की तरफ जाते हैं और जाके जो नर युग्मक है वह जायगोट बना देता है। यह नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज हो जाता है और जायगोट बना देता है। यह जायगोट कुछ समय बाद बीज में विकसित हो जाता है और बीज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सीड कोट आ जाता है। और जब बीज पानी को सोख लेता है, पानी की उपस्थिति में यह बीज अंकुरित होने लगता है। तो आप देख सकते हैं यह बीज अंकुरित हो रहा है और अंकुरित होकर यह एक नए जीव को निर्माण करेगा, एक नए पाइनस में यह बदल जाएगा।
तो यह था जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र और अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। परागकण तथा बीजांड पुष्प में विकसित होते हैं। तो इन जीवों के पास, इन पौधों के पास पुष्प होता है जिसमें परागकण और बीजांड होते हैं। और दोस्तों, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फल है और जिसका बीज मैंने दिखाया है, यह सेब है और इसके अंदर बीज होते हैं। इनका आकार सूक्ष्मदर्शी वुल्फिया से लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े वृक्ष यूकेलिप्टस जैसा हो सकता है। तो देख सकते हैं कि इनके आकार में भी काफी अंतर है। बहुत छोटे पौधों से लेकर बहुत बड़े बड़े वृक्ष इस एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म्स को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स। तो जैसा कि इनके नामों से पता चल रहा है कि जो एक बीजपत्री है, इन पौधों के बीजों में एक बीजपत्र होता है और जो द्विबीजपत्री है, इन पौधों के अंदर दो बीजपत्री होते हैं। और यह मोनोकोटिलिडन्स का उदाहरण है और यह डाइकोटिलिडन्स का उदाहरण है। तो आइए अब हम एंजियोस्पर्म्स के जीवन चक्र को समझेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में पुष्पी पौधे आते हैं और यह एक पुष्प है। पुष्प में दोनों मादा जननांग और नर जननांग होता है। जो नर जननांग होता है उसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं और इन दोनों को हम पुकेंसर कहते हैं। और जो एंथर होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिसमें नर युग्मक बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसमें जो मादा जननांग है वह कार्पल होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो यह तीन हिस्से मादा जननांग के होते हैं। और ओवरी के अंदर एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल्स, एम्ब्रियो सैक होता है और यह सब बीजांड में होते हैं। तो जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वह स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं और यह जो पॉलन ग्रेन्स हैं यह पॉलन ट्यूब विकसित करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो पॉलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, यह पॉलन ट्यूब को विकसित कर रहे हैं जिसमें कि जो नर युग्मक होगा वह दो भागों में विभाजित हो जाएगा और यह धीरे धीरे करके ओवरी की तरफ बढ़ेगा और अंत में बीजांड की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर आती है वह नर युग्मकों को अंदर छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज हो जाता है और दूसरा युग्मक टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। तो यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुए इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जो ओवरी है वह फ्रूट में बदल जाती है यानी कि फल में, और जो बीजांड है वह बीज में बदलने लगता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह फ्रूट है और इसके अंदर जो बीजांड है वह बीज में बदल चुका है। और ऐसे ही कुछ एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र होता है। तो आइए और अब हम बात करेंगे पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण, जिसे हम अंग्रेजी में प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अहम बातें इस टॉपिक की बताऊंगा जो आप सभी को याद रखनी है। पहला है, अगुणित पादपकाय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादपकाय युग्मों यानी कि गैमेटोफाइट होता है। तो माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है
और निषेचन के बाद युग्मज में माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादपकाय बनता है। इस पादपकाय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो आपको यह दो बातें ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करेंगे अगुणित जीवन चक्र यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मज होता है। तो युग्मकों के मिलने के बाद युग्मज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। यह मियोसिस के बाद अगुणित बीज बनाता है और अगुणित बीज में माइटोसिस के बाद एक युग्मकोभिद यानी कि गैमेटोफाइट बनता है जो कि प्रभावी प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी होता है। तो यहाँ पर मैंने गैमेटोफाइट यानी युग्मकोभिद को बड़े डब्बे से इसलिए दिखाया है क्योंकि यह यहाँ पर प्रभावी होता है। कहाँ पर? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, यानी कि अगुणित जीवन चक्र में गैमेटोफाइट प्रभावी होता है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उदाहरण के लिए वॉल्वॉक्स, स्पायरोगारा तथा क्लाइमाडोमोनास यह वाला जीवन चक्र करते हैं, यानी कि अगुणित जीवन चक्र करते हैं। दूसरी है द्विगुणित जीवन चक्र यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त जीवी होता है। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि इसमें जो स्पोरोफाइट होगा यानी कि बीजाणु उद्भिद वह प्रभावी होगा और इसलिए मैंने उसको बड़े डब्बे से दिखाया है। और इसमें मियोसिस के बाद युग्मोकोभिद बनेगा और युग्मोकोभिद युग्मज का निर्माण करेगा। और इसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। और अब हम आखिरी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यह दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती हैं। तो इसमें जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होगा वह दोनों ही मुक्त जीवी होगा और प्रभावी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह स्पोरोफाइट है जिसमें मियोसिस के बाद बीजाणु बनते हैं और बीजाणु गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं जो कि बड़े डब्बे से मैंने दिखाया है। यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों को ही मैंने बड़े डब्बे से दिखाया है क्योंकि यह दोनों ही प्रभावी हैं, बहुकोशिकीय हैं और मुक्त जीवी हैं। और जो गैमेटोफाइट है वह युग्मज बनाएगा। और उदाहरण के लिए ब्रायोफाइट में युग्मोकोभिद प्रभावी होता है और टेरिडोफाइट में बीजाणु उद्भिद प्रभावी होता है। शैवाल और एक्टोकार्पस भी यह वाला लाइफ साइकिल यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। सारांश, तो इस अध्याय में हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। इन सभी के उदाहरण और जीवन चक्र पर हमने चर्चा करी और हमने इनकी कुछ खासियतों के बारे में भी बात की, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं और एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वह फल के अंदर बनता है। और हमने पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण के बारे में बात करी जिसमें कि 3 जीवन चक्र होते हैं: अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र और अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 9 में हिंदी में साखियां एवं शब्द को पढ़ा और क्लास 11 में हमने बायोलॉजी में वनस्पति जगत को पढ़ा। इसी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल किया। चलो देख लेते हैं दोस्तों कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम क्लास 9 में इंग्लिश में इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे और क्लास 11 में द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ेंगे। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप ठीक 3 बजे इकोवेशन के YouTube चैनल पर जाकर इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।